ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। आज मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। ये चैप्टर बेटे नो डाउट यू हैव ऑलरेडी डन, बट इन लास्ट 2 लेक्चर्स आई हैव अज्यूम कि आपको कुछ भी नहीं आता बैंक रिकंसिलिएशन में। मैंने बड़े बेसिक लॉजिक्स आपको बताए, आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, कीप फाइटिंग फॉर बेटर टुमारो। आने वाले अच्छा बनाने के लिए, कल अच्छा बनाने के लिए आज मेहनत करनी है। उत्तिष्ठ, कीप फाइटिंग फॉर बेटर टुमारो। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके ड्रीम्स हो, आपके पास आप फॉरेन ट्रिप्स में जाएं, तो बेटे आज मेहनत करनी है, आज लड़ाई करनी है उस जीत के लिए। बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर 15 ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 3। मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको बेसिक लॉजिक्स बताए। दैट व्हाट आई मीन बाय अ बैंक रिकंसिलिएशन, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन, and I have told you that what are the logics, टारगेट बुक क्या होती है, how we will assume that, how we will plus it और how we will minus it। वो बड़े डीपली और बड़े बेसिक ग्रास रूट लेवल के कंसेप्ट थे। तो बेटा लेक्चर 3 अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो इट इज बेटर फर्स्टली पहले आप लेक्चर 1 और 2 को एक बार और ईमानदारी से कर लें। ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी सारी बातें रखने वाला हूं और मैं आपको अपनी स्लाइड्स भी दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको जूस नोट्स दिए हुए हैं। वी आर डूइंग चैप्टर 15 बैंक रिकंसिलिएशन एंड विद इन बैंक रिकंसिलिएशन मैंने कुछ आपके लिए कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए। और बेटे मैंने तो एक ही कंसेप्ट लिखा, व्हाट इज द नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई वी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एक कोटेशन लिखिए, गिव योर 100%। आप कुछ भी करते हैं ना तो आप 100% दें। जूस नोट्स आप मेरे जरूर परचेज करें। ठीक है जी। तो आइए माई थॉट्स क्रिएट माई लाइफ। क्या क्या लिखी है बेटे बातें। आप एक कोटेशन से ही आपके 1000 रुपए जो जूस नोट्स के आप देंगे वसूल हो जाने। कंसेप्ट्स आई हैव डिवाइडेड माई लॉजिक्स, माई पीपीटीज इन कंसेप्ट्स। जैसे मैंने लिखा कंसेप्ट 1, नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई देयर इज अ नीड, यू नो। The objective of bank reconciliation statement, the objective of bank reconciliation statement, the objective of bank reconciliation statement is to reconcile the difference between cash book and bank statement balance. कैश बुक एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड आइटम्स। बेटे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट। आज मैं उन रीजंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली आई विल क्लासिफाई दोज रीजंस इनटू 3 पार्ट्स। डिफरेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो एक बार मैं जूस नोट से कवर कर रहा हूँ। कैश बुक एडजस्टमेंट, हम कुछ आइटम्स को कैश बुक में एडजस्ट करेंगे एंड सम आइटम्स वी विल एडजस्ट इन बैंक स्टेटमेंट। बट आपको इसमें भी ज्यादा डीपली नहीं जाना। आप जस्ट देखिए, देयर आर 3 रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक, एज पर माई बुक्स, एज पर भूपेश आनंद क्लासेस, एंड द बैलेंस एज पर HDFC। सो टाइमिंग डिफरेंस अभी आज देखने वाले हैं, हम सब कुछ देखेंगे। एक्चुअल इफेक्ट ऑफ कॉमन ट्रांजेक्शंस, हाउ वी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन, कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे। मैंने आपको लॉजिक्स बताए हैं, कंसेप्ट्स बताए। बेटे 1-1 घंटे का लेक्चर डिलीवर किया है कि आपको लॉजिकली बात समझ आए। तो ये फॉर्मेट को रटना नहीं है, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। वैसे मैंने बताया था बेटे, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है और कैश बुक में व्हेन आई से क्रेडिट इट मींस माइनस, एंड इन पासबुक डेबिट मींस माइनस एंड क्रेडिट मींस प्लस। ठीक है सर। शट द पास्ट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट इन एनी बुक। अब ओवरड्राफ्ट किसी भी बुक में माइनस ही होता है बेटा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपने ज़्यादा पैसे ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है जी। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर एंड बीइंग प्रेजेंट, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी डूइंग। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप, ये कैप्लन के क्वेश्चंस हैं बेटा। आपके पास अगर जूस नोट्स नहीं है तो आप कैप्लन पर खोल सकते हैं। But before that, I want that you should firstly write down my handwritten slides I have prepared for you। मैंने आपके लिए वो handwritten slides बनाई हैं, बड़ी मेहनत की है बेटे। तो मैंने आप just please first point आप लिखिए mistakes, गलतियां। There can be a reason, you know, human being is not 100% proof।
there can be a mistake. So galtiyan, mistakes can be either in prime and entry books or in general. But when the mistakes are in prime entry books, it means sales day book, sales purchase day book, sales return day book, purchase return day book. तो बेटे हमने चैप्टर 14 किया था, we did control account reconciliation, and if there is a mistake in the cash book bank column, we prepare bank reconciliation. इसका मतलब प्राइम एंट्री बुक्स के लिए हमने चैप्टर 14 और चैप्टर 15 कर लिया. बट देयर कैन बी अदर मिस्टेक्स ऑल्सो इन द जनरल. वी ऑल्सो प्रिपेयर सम जनरल एंट्रीज फॉर नॉन recurring items other than sales, other than purchases, other than returns, other than cash, other than bank. non-current assets buy कर लिए, depreciation charge किया. So we also debit, we also pass some general ledger. We prepare a general ledger, we prepare general entries, and errors can also be there also. वहाँ पे भी हो सकते हैं. उसके लिए हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे बेटे, ट्रायल बैलेंस एंड द एरर्स एंड हाउ वी विल रेक्टिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. तो एक बार अगर आप ये बना लेते हैं ना, तो बेटे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहता हूँ. When I say mistakes, I see galtiyan. Now these mistakes can be at primary entry books level. So when they are at primary entry books level, I can divide them into two parts: sales day book, purchase day book, sales day return book, purchase day return book. And for that we have prepared control account reconciliation. और यहाँ पर कैश बुक बनाया बेटे. कैश बुक के लिए इफ देयर इज अ मिस्टेक वी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन. वो टॉपिक हम कर ही रहे हैं. उसके बाद मैंने कहा जनरल जो आप पास करते हैं, अदर देन दैट बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन ईदर बी इन प्राइम एंट्री बुक्स और इन जनरल. तो जनरल में जो मिस्टेक्स होंगी दैट वी विल रेक्टिफाई, वी विल पास रेक्टिफाइंग एंट्री, और उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो मैं आ गया जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. इन द लास्ट लेक्चर 1 and 2, फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाई टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड इन लेक्चर नंबर 2 दैट हाउ वी प्रिपेयर टारगेट बुक क्या होती है, विच बैलेंस वी स्टार्ट, विच बैलेंस जो हमें निकालना है, व्हाई वी प्लस इट, व्हाई वी माइनस इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस इन कैश बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस इन कैश बुक. वो सारी बातें बताएंगे. लेक्चर नंबर 3 बेटे मैं आज के इस लेक्चर में रीजंस बताने वाला हूं, डिफरेंसेस बताने वाला हूं. नो डाउट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट स्टिल ऑफिशियली आई विल डिस्कस दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन, फॉर द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक कैश बुक बैलेंस एंड बैंक एंड पासबुक बैलेंस. रीजंस और डिफरेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. कैपलान में या जनरली अगर हम देखें तो रीजंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज, लिखना है बेटे आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए. आप कोई बारात में नहीं आएगी, ऐसे ही बैठे हैं सुन रहे हैं, लेट के सुन रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं बेटे. टेबल चेयर में बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, अपना रजिस्टर ओपन कीजिए. अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेटे, मेरा क्या, मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए. Reasons or differences can be broadly classified in 3 categories. I can divide these categories into 3 parts. One is unrecorded items. कुछ ऐसी items होंगी जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की होंगी बेटे. जैसे बैंक चार्जेस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था दैट दीज आर देयर चार्जेस विच बैंक डायरेक्टली डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट एंड वी आर नॉट अवेयर कि कितना इंटरेस्ट चार्ज उसने डेबिट किया है. तो वी आर नॉट अवेयर, इट मीन्स ये अनरिकॉर्डेड हैं. इट इज़ नॉट अ गलती, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक. अब अनरिकॉर्ड रह गया, हमें पता ही नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया. इंटरेस्ट बेटे, द अमाउंट विच वी डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट, वी बैंक गिव अस इंटरेस्ट ऑन दैट. सेविंग अकाउंट्स में, एफडीज में इंटरेस्ट देता है बेटे, करंट अकाउंट में नहीं देता. बट स्टिल आई सी दैट आई कैन पे इंटरेस्ट और आई कैन रिसीव इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस जनरली हम करते नहीं है क्योंकि हम बड़ा कैजुअल लेते हैं उस चीज़ को. But bank generally do the calculation of interest if they want to pay it or they want to receive it. So interest is generally that entry which is generally unrecorded in my cash book. Bank charges is unrecorded in my cash book. So I want to rectify, I want to reconcile my cash book with passbook. So I will do these entries. Dishonored checks. अब बेटे मैंने तो चेक रिसीव किया कस्टमर से and I have deposited in my bank. अब वो बैंक क्लियरिंग में गया, उसके साइन, उसका बैलेंस देखा, डिसऑनर्ड हो गया. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट हु आई एम भूपेश आनंद क्लासेस. मेरा अकाउंटेंट को थोड़ी पता है कि वो चेक जो मुझे कस्टमर रामलाल ने दिया वो डिसऑनर हो गया. इट मीन्स आई कैन हैव 3 रीजंस विद इन अनरिकॉर्डेड आइटम्स. वन इज बैंक चार्ज, सेकेंड इज इंटरेस्ट एंड थर्ड इज
डिसऑनर्ड चेक्स। अब मैं पहले थर्ड में आ रहा हूं बेटे, टाइमिंग डिफरेंस। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर जो मैंने केस स्टडी कराई थी आपको भूपेश चंद्र क्लासेस की, मैंने आपको 2 चेक्स बताए थे कि मैंने सप्लायर को चेक दिया, आई हैव ड्रॉन द चेक, आई हैव लॉज द चेक, ऐसे भी कह सकते, लॉज कर दिया चेक। बेटे मीनिंग है डिफरेंस, लॉजिंग ऑफ द चेक मीन्स मैंने चेक इशू किया एंड आई हैव गिवन टू द सप्लायर, बट सप्लायर हैज नॉट डायरेक्टली नाउ प्रेजेंटेड इन हिज ओन बैंक अकाउंट। भैया मैं सप्लायर के पीछे थोड़ी पड़ूंगा, भैया चेक जमा करा दे, चेक जमा करा दे, उसने नहीं कराया, उसकी मर्जी है। Now because of that, because I have issued the check, I have lodged the check, I have withdrawn the check, so मैं at that moment I will pass the entry, मैं उसी moment अपने कैश बुक में एंट्री पास करूंगा। But because it has not been presented, so my bankers will not debit my account, और मेरा बैलेंस बढ़ रहा होगा, तो ये हो गया टाइमिंग डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि वो सप्लायर जमा ही नहीं कराएगा, कराएगा, अगले महीने करा देगा जब टाइम मिलेगा। सेकेंड इज, मुझे कस्टमर ने चेक दिया, आई हैव रिसीव्ड द चेक फ्रॉम द कस्टमर, आई हैव डिपॉजिटेड इन द ड्रॉप बॉक्स, बट अगेन इट विल टेक सम 2 or 3 days फॉर क्लियरिंग। अच्छा सेम अकाउंट होता है ना, सेम बैंक, तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है, बिकॉज HDFC में ही आपका चेक रिसीव और आपका बैंक अकाउंट इज ऑल्सो इन HDFC, सो इट टेक्स वेरी लेस टाइम, विद इन 1 day दैट चेक कैन बी क्लियर्ड। बट इफ इट बिलोंग्स टू अदर बैंक, तो बेटा वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, 2-3 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। तो इन दैट केस मैंने तो चेकबुक अपना कैश बुक में एंट्री पास कर दिया, आई हैव रिसीव्ड द चेक, बट इट इज नॉट बीन क्रेडिटेड इन माय बैंक अकाउंट, सो दिस इज नेम्ड एज टाइमिंग डिफरेंस। थर्ड हो सकता है बेटे एरर्स, गलती हो गई, मैंने कैश बुक में बैलेंस कुछ लिखना था, कुछ लिख दिया, क्या बैंक वालों ने गलती कर दी, उन्होंने कुछ लिखना था, कुछ लिख दिया, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई विल डू रिकंसिलिएशन। अच्छा रिकंसिलेशन के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में एक स्टेटमेंट बना के दिखाई थी कि जैसे आप लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे और नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब जब आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, मैंने कहा था इफ यू हैव टेकन द बैलेंस एज पर कैश बुक देन योर टारगेट इज टू रीच टू पासबुक। So whatever adjustment, you have to identify the effect in the passbook, that whether due to that adjustment, due to that difference, the passbook balance is increasing or decreasing. If the passbook balance is increasing, I will debit it, I will increase my balance, I will add that balance in my bank reconciliation statement. And if my passbook balance is decreasing due to that difference, I will decrease it. इस बात का ध्यान रखना है, कैश बुक में प्लस माइनस अलग होते हैं, पासबुक में अलग होते हैं, वो बात मैं बता चुका हूं, तो आप लिख लें। सेकंड पॉइंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन केस ऑफ पासबुक इज टारगेट, इट मींस आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, तभी तो पासबुक का बैलेंस टारगेट होगा। दैट इज वी आर स्टार्टिंग विद बैंक अकाउंट इन कैश बुक, देन वी कैन प्रिपेयर रिवाइज्ड कैश बुक। हम रिवाइज्ड कैश बुक बना सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कैश बुक फॉर्म में भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो भी आइटम वहाँ पे आप प्लस कर रहे थे, मैंने कहा था प्लस का मतलब डेबिट होता है, तो आप वो डेबिट भी लिख देंगे। और जो भी आइटम हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो वी विल राइट डाउन इन द क्रेडिट साइड, हम उसको क्रेडिट भी लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात है थोड़ी। लॉजिक है बेटे, आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पहले 2 लेक्चर्स बड़े कीमती हैं बैंक रिकंसिलिएशन के। अब आइए दोस्तों, मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ। आप पहले कैप्लॉन निकालिए, कैप्लॉन से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बेटे मैंने कैप्लॉन का चैप्टर 15 निकाल लिया। इन केस आपके पास जूस नोट्स हैं तो आप जूस नोट्स भी निकाल सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस मैंने सेम ही लिए हैं, स्लाइड्स मैंने अलग अलग बनाई हैं, बट आई हैव टेकन सेम क्वेश्चंस, तो इसलिए कोई घबराने की बात है नहीं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, मैं आ गया जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, कैप्लॉन से कर रहे हैं। ऑन विच साइड द कैश बुक शुड, on which side of the cash book should the following unrecorded items be posted? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बताया आपको डिफरेंसेस कैन बी ड्यू टू 3 रीजंस, अभी 3 डिफरेंसेस बताए, 3 क्लासिफिकेशन बताए, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से चलना है मेरे साथ साथ, मैं आपके साथ हूं ना, डरना नहीं है बेटा।
क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ऑन विच साइड, वो कहता है जी कैश बुक की दो साइड्स होती हैं, अभी अभी मैंने बताया कैश बुक की दो साइड्स होती हैं, तो आप कौन सी साइड में, आप कौन सी साइड में, मतलब डेबिट में या क्रेडिट में इन आइटम्स को लिखोगे। इसका मतलब डेबिट में वो लिखते हैं जो हमें प्लस करना है और क्रेडिट में वो लिखते हैं जो माइनस करना है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, गला दर्द होने को आ चुका। हम एक एक आइटम को उठाएंगे। हम because I have started with the cash book, it means I am giving you the balance as per cash book, it means my target is to calculate the balance as per passbook। तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पासबुक में वो आइटम का मैंने इफेक्ट प्लस किया होगा या उससे टारगेट बुक में माय बैलेंस इज इंक्रीजिंग और माय बैलेंस इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी, ये बात ठीक है। बैंक चार्जेस, आप ये बताइए, बैंक चार्जेस आर अनरिकॉर्डेड आइटम्स, क्योंकि पासबुक बैंकर्स डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं। वी आर नॉट अवेयर कि वो कितना करेंगे। इट मीन्स माय पासबुक बैलेंस मस्ट बी डिक्रीजिंग बाय दैट। मेरा पासबुक का बैलेंस टारगेट बुक कम हो रहा होगा बिकॉज बैंक चार्जेस इज अ एक्सपेंस। ड्यू टू दैट माय बैलेंस इज डिक्रीजिंग। बैंक चार्जेस की वजह से मेरा बैलेंस कम हो गया। ठीक है जी, तो आप ये बताइए सर, बैंक चार्जेस की वजह से जब मेरा बैलेंस कम हो गया तो कैश बुक बैलेंस है तो आई हैव टू डिक्रीज इट, एंड व्हेन आई वांट टू डिक्रीज इट इन द कैश बुक आई शुड क्रेडिट इट। तो बेटे बैंक चार्जेस को मैं यहां पर लिखने वाला हूं, आप आराम से पहले समझ लें फिर हम चेक कर लेंगे बेटे आंसर, क्या टेंशन है। डायरेक्ट डेबिट्स, डायरेक्ट डेबिट्स इट मींस आपने अपने बैंकर्स को एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पे कर देना, रेंट डायरेक्टली पे कर देना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसा है बेटे आजकल। इट मीन्स पासबुक, पासबुक bankers, they have directly paid it and they have directly debited your account. It means they have deducted from your balance. It means पासबुक का, टारगेट बुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा होगा। Unrecorded item because they have directly debited it, because my target book balance is decreasing। तो मैं क्या करूंगा बेटे, कैश बुक का बैलेंस भी डिक्रीज करूंगा बिकॉज मुझे टारगेट तक पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डायरेक्ट डेबिट इज ऑल्सो टू बी क्रेडिटेड। बेटे जो माइनस करना है क्रेडिट करना है और जो प्लस करना है वो डेबिट साइड में लिखना है। डायरेक्ट क्रेडिट, अब बेटे जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट डेबिट कर देना, डायरेक्ट क्रेडिट क्या पता जिससे मुझे रेंट रिसीव करना हो उसने डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, या कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन माय बैंक अकाउंट, उसने मुझे इंटीमेट नहीं किया, डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर दिया। आजकल तो बेटे डिजिटाइजेशन है। इट मींस टारगेट बुक, पासबुक, बिकॉज इन दिस केस माय टारगेट बुक इज पासबुक, द बैलेंस मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो मैं क्या करूंगा, अपना कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर दूंगा बिकॉज मुझे तो टारगेट बुक जैसे मूव करना है। अच्छा, जब मैं इंक्रीज करूंगा तो डेबिट तो करूंगा, तो आई विल डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट आई विल डेबिट। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, लॉजिक के साथ हमने चले, 2 लेक्चर्स लिए हैं इसलिए जल्दी हो रहा है बेटा। डिसऑनर्ड चेक्स, अब देखिए मुझे चेक कस्टमर से आया, मैं भूपेश आनंद क्लासेस हूँ, मैंने अपने HDFC में जमा करा दिया, HDFC ने क्लियरिंग के लिए भेज दिया, वहाँ पर पता चला कि वो डिसऑनर हो गया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो बैंकर्स ने क्या किया होगा, मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, दे मस्ट हैव डेबिटेड माई अकाउंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब उन्होंने मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया होगा तो मेरा बैलेंस कम आ रहा होगा। तो कैश बुक बैलेंस को मुझे वैसा ही करना है जो टारगेट में हो रहा है, बिकॉज इन माय टारगेट बुक माय बैलेंस इज डिक्रीजिंग। तो मैं क्या करूंगा, अपना बैलेंस भी डिक्रीज करूंगा। तो डिसऑनर्ड चेक्स को भी मैं क्रेडिट करने वाला हूं। आराम से देख लें, हमें कुछ रटना ही नहीं है यार, लॉजिकली बात को समझना है। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, Now again I have told you this is an unrecorded item. बैंकर्स ने हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया ड्यू टू इंटरेस्ट। It means they have increased. It means my passbook balance is increasing. So I will do the same thing with the cash book. मैं अपने कैश बुक के साथ भी वैसे ही करूंगा जो टारगेट में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट कितना बेटे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इट मीन्स एज पर द क्वेश्चन, देखिए पांचों के मैंने लॉजिक्स बताए हैं, रटना कुछ नहीं है, आप आंसर टैली कर सकते हैं, यही होगा। हम आगे आ रहे हैं बेटे, कैश
नेक्स्ट आइटम इज, नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग इज क्वेश्चन नंबर 2। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, हमने बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है लॉजिक्स में। इन प्रिपेयरिंग एन एंटिटी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो कह रहा है जब आपका अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा था BRS, द अकाउंटेंट फाइंड्स, अकाउंटेंट को पता चला, क्या पता चला, दैट फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स की वजह से कॉजिंग अ डिफरेंस है, मिसमैच है बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। कैश बुक बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू दीज रीजंस। ठीक है सर, फिर क्या करें, विच ऑफ दीज आइटम्स विल रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक। इसका मतलब वो कह रहा है कि आप ये आइटम्स पढ़ो और ये बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कैश बुक में जिनकी हमें इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है सर, हम एक एक आइटम पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या है, मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी अपने बैंकर्स को कि आप रेंट पे कर देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, वाटर चार्जेस पे कर देना विदाउट माय कंसेंट, डायरेक्टली यू कैन पे। इट मीन्स इट मस्ट हैज बीन डेबिटेड इन माय बैंक स्टेटमेंट बाय माय बैंकर्स, दे हैव मस्ट हैव बीन डिडक्टेड माय अमाउंट। सो अगेन मेरा वो पासबुक का बैलेंस कम हो रहा होगा तो मुझे कैश बुक में उसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं पहली आइटम को टिक लगा रहा हूं बेटे, दिस इफेक्ट हैज टू बी टेकन इन द कैश बुक। लॉजमेंट्स नॉट क्रेडिटेड, क्या मतलब हुआ बेटे, मैंने क्या किया, एक आपके लिए लॉजमेंट्स, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को शायद अगर नहीं पता तो मैंने वो लिखा अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स का मीनिंग देखिए, मैंने गूगल बाबा से पूछा that this happens when a business deposits money or checks but the amount does not appear in the bank statement। भाई आपको कस्टमर से पैसे मिले, आपने जमा करा दिया ड्रॉप बॉक्स में, बट अभी क्रेडिट नहीं हुआ बिकॉज इट इज इन द क्लियरिंग प्रोसेस। तो आप बताइए इसका इफेक्ट क्या पासबुक कैश बुक में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, सोचिए, आराम से सोचिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से बेटे। बेटे जैसे ही कस्टमर से मुझे चेक मिला होगा, मैंने तो एंट्री उस समय पास कर दी होगी या नहीं कर दी होगी, अपनी कैश बुक में तो कर दी होगी बैंक कॉलम में, एंड आई मस्ट हैव डिपॉजिटेड इन द ड्रॉप बॉक्स बट इट विल टेक सम टाइम। तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं लेनी, ये बात मैंने क्रॉस कर दी। चेक्स पेड इन बाय द एंटिटी एंड डिसऑनर्ड, बेटे हमें चेक्स मिले, हमने डिपॉजिट कर दिए, बैंकर्स प्रोसेस में गए, वो डिसऑनर हो गए। अब आप ये बताइए जब डिसऑनर हो जाते हैं तो मुझे तो पता ही नहीं है, बैंकर्स ने कर दिया है, तो इसका भी इफेक्ट मुझे कैश बुक में लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग चेक्स, बेटे आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब ये है कि हमने कुछ चेक्स इशू किए या हमने रिसीव किया, अभी आउटस्टैंडिंग है, ना तो क्रेडिट हुए ना अभी डेबिट हुए, बट वी मस्ट हैव ऑलरेडी पास द जर्नल एंट्री इन द कैश बुक। आउटस्टैंडिंग मीन्स ईदर दे आर नॉट क्रेडिटेड और दे आर नॉट डेबिटेड, वी आर नॉट कंसर्न, बट अभी हमने अपनी कैश बुक में एंट्री पास कर दी थी, तभी तो उसके बाद ही तो बैंक में डिपॉजिट किया होगा। सो इट मीन्स इट विल नॉट हैव इफेक्ट इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, बेटे बैंक चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं विच आर डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक इन माय अकाउंट एंड आई एम नॉट अवेयर। भूपेश आनंद क्लासेस को नहीं पता, उसके अकाउंटेंट को नहीं पता कि कितने बैंक चार्जेस हैं, तो इसका इफेक्ट हमें कैश बुक में लेना पड़ेगा। एरर बाय बैंक, अब ये गलती बैंक ने की है तो मैं कैश बुक में क्यों एंट्री पास करूं, इट मींस ये भी क्रॉस कर दिया। तो बेटे 135 आप चेक करिए, 135 ही करेक्ट आंसर आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेटे ये है लॉजिक का दम। अगर आप अपने लॉजिक्स, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रखते हैं तो देखिए कितनी जल्दी ये सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। मुझे लगता है आई वांट टू गिव यू असाइनमेंट, होमवर्क कि आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 अपने आप करेंगे। बेटे कुछ तो करो अपने आप, लॉजिक्स बता दिए, मेहनत कर दी, ड्रामा कर दिया, अब यार अपने आप नहीं करोगे तो फिर कैसे बढ़ोगे आप, ये बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद करें। डाउट्स अगर हैं तो मेरे पास भेजें, मैं स्काइप में आपके साथ आ जाऊँगा, मैं जूम में आपके साथ आऊँगा, मैं क्लास प्लस की ऐप में आपके साथ आऊँगा, मैं वीडियो कॉल में आ सकता हूँ। तो बेटे उसकी टेंशन छोड़ दो। Whosoever wants to sing a song can sing a song।
और जिसको नहीं गाना होता वो कहता है यार ये भी करा दो, ये भी। तो आप क्या करोगे? आप बारात में आए हो बेटा। तो होप आपको बात मेरी समझ आ गई है। मैंने आज के लेक्चर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दिया। हम आगे मिलेंगे चैप्टर नंबर 16 में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं बेटे। आप ये समझ लीजिए मैं काफी जल्दी पहुंचने वाला हूं सिलेबस कंप्लीट करने के। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।